नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में, यानी कि आपका पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि इस पीपीएफ अकाउंट को खोलने के क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से पीपीएफ अकाउंट आपका अन्य सेविंग स्कीम से बेहतर है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि पीपीएफ अकाउंट आप कहाँ खुलवाएं, पीपीएफ अकाउंट को खुलवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और पीपीएफ अकाउंट खुलवाने में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। इसके साथ साथ हम काफ़ी चीज़ इसमें जानेंगे, जैसे पीपीएफ से हम लोन कैसे लें और एक इंसान कितने पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। ये सब पीपीएफ की फुल डिटेल्स मैं आपकी इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को स्किप मत करना, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। तो जानते हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले पीपीएफ से मतलब होता है हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये आपकी एक सेविंग स्कीम है जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपकी स्कीम है। सबसे बड़ी बात यह है, ये स्कीम आपकी सेफ होती है, डिडक्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है विद एट्रैक्टिव रिटर्न्स। आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स इसमें मिलते हैं और फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड होते हैं, यानी कि जब इसकी मैच्योरिटी होती है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता। और ये एक आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम होती है। कुछ लोग सेविंग के लिए बीमा कराते हैं, कुछ लोग एफडी कराते हैं और कुछ लोग और भी एनएससी खरीद लेते हैं। लेकिन मेरी राय में पीपीएफ से अच्छा कोई भी सेविंग प्लान नहीं है। इसके अपने अलग फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों को भी मैं इस वीडियो में आपको गिनाऊंगा। तो चलते हैं, इनकी फीचर्स के बारे में जानते हैं। एक तो पीपीएफ आपका सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, बिल्कुल सेफ होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आपका खाता होता है बैंक में या डाकघर में, आप उसमें सेविंग कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं कि कितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में जमा है। गारंटीड रिटर्न्स भी इसमें गारंटीड होते हैं। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होता है कि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलना ही मिलना है। बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अट्रैक्टिव टैक्स बेनिफिट्स, यानी टैक्स बेनिफिट्स आपको इसमें मिलते हैं। अगर आप 1.5 लाख तक सेविंग करते हैं तो आपको इसमें छूट मिलती है। लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम, ये आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। और सबसे बड़ी बात, अकाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड टू एनी क्लेम इन केस ऑफ डेब्ट और लायबिलिटी, यानी आपका अगर लोन चल रहा है और आप उस लोन को नहीं चुका पाते तो आपके पीपीएफ अकाउंट को अटैच नहीं कर सकते। सो मनी इज योर्स, इसलिए इसमें जो पैसा होता है वो आपका खुद का होता है। नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स बेनिफिट्स, यानी इनकम टैक्स में क्या क्या पीपीएफ अकाउंट के बेनिफिट्स होते हैं। 1 अप्रैल 2020 से पहले इनकम टैक्स में आप अगर 1.5 लाख की सेविंग करते थे तो आपको छूट मिलती थी। द इनकम टैक्स बेनिफिट्स विल डिपेंड अपॉन वेदर यू चूज ओल्ड टैक्स सिस्टम और ए न्यू टैक्स सिस्टम। लेकिन अब 1 अप्रैल 2020 के बाद से 2 तरह के स्लैब आपके आ गए हैं, ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम, जिसमें आपकी इनकम टैक्स छूट डिपेंड करती है कि आप कौन सा सिस्टम चूज करते हैं, कौन से सिस्टम से आप इनकम टैक्स देना चाहते हैं। तो पहले बात करेंगे हम ओल्ड टैक्स सिस्टम की। ओल्ड टैक्स सिस्टम में क्या था, डिपॉजिट अमाउंट अप टू ₹1,50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर क्वालिफाई फॉर द टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यानी 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख तक पीपीएफ में सेविंग कर सकते हैं और सेविंग करने के बाद इसमें छूट का फायदा ले लेते हैं। इंटरेस्ट अर्न्ड एंड विड्रॉल्स आर कंप्लीटली टैक्स फ्री, और जो इंटरेस्ट इस पर मिलता है आपका पीपीएफ अकाउंट पे वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है, उसकी कैलकुलेशन कहीं भी नहीं होती, या आप विड्रॉल करते हैं उसकी भी आप कहीं भी गिनती नहीं होती। अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपकी इनकम में वो नहीं जुड़ेगा, और आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी नहीं जुड़ेगा। मैच्योरिटी अमाउंट इज टैक्स फ्री, जो आपके 15 साल की स्कीम होती है ये, इसमें मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको मिलती है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। सबसे बढ़िया बात तो यही है, द अमाउंट इन पीपीएफ इज टोटली एग्जम्प्ट फ्रॉम वेल्थ टैक्स, यानी पीपीएफ की जो अमाउंट होती है वो वेल्थ टैक्स भी उस पर नहीं लगता।
नेक्स्ट आता है न्यू टैक्स सिस्टम। जो न्यू टैक्स सिस्टम है उसमें नो इनकम टैक्स बेनिफिट। जो न्यू टैक्स सिस्टम से आप अगर टैक्स देते हैं तो आपको कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं होगी। द डिपॉजिट अमाउंट वुड नॉट गेट एनी डिडक्शन बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये यानी कि जो आप डिपॉजिट अमाउंट कराओगे इस फाइनेंशियल ईयर में तो आपको उसमें कोई भी छूट नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट अर्नड एंड विड्रॉल्स आर कंप्लीटली टैक्स फ्री। ये तो आपकी टैक्स फ्री होती हैं। मैच्योरिटी अमाउंट इज टैक्स फ्री। द अमाउंट इज पीपीएफ इज टोटली एग्जम्प्ट फ्रॉम वेल्थ टैक्स। ये वही पुरानी बात है, लेकिन अगर आप नया स्लैब चुनते करते हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन कौन इसका अकाउंट खोल सकता है। एन इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया है यानी भारत का निवासी है वो अपने आप अपना अकाउंट खोल सकता है। आल्सो ही कैन ओपन अनोदर पीपीएफ अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर चाइल्ड, यानी आपका कोई माइनर चाइल्ड है उसके बिहाफ पर दूसरा अकाउंट भी खोला जा सकता है। और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ऑफ हुम ही इज द गार्जियन, या कोई ऐसा बच्चा हो, कोई ऐसा पर्सन हो जो अनसाउंड माइंड का हो यानी कि माइंड से डिस्टर्ब हो, उसका भी अकाउंट आप खोल सकते हैं। और अगर आपने माइनर का अकाउंट खोला है तो माइनर विल ऑपरेट द अकाउंट हिमसेल्फ व्हेन ही बिकम्स मेजर, यानी माइनर जब आपका 18 साल का हो जाएगा तो वो अपना अकाउंट अपने आप चला सकता है। इंडिविजुअल कैन हैव ओनली वन पीपीएफ। अगर आप अपनी बात करें तो केवल आप एक अकाउंट रख सकते हैं अंडर हिज नेम, अपने नाम से केवल एक अकाउंट खोल सकते हैं, आइदर इन पोस्ट ऑफिस और बैंक, या तो पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। नो जॉइंट अकाउंट इज अलाउड, यानी आप जॉइंट अकाउंट भी नहीं खोल सकते। इंडिविजुअल हैविंग जनरल प्रोविडेंट फंड, यानी कि वे लोग जिनका जीपीएफ या ईपीएफ कट रहा है वो भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनआरआई। एनआरआई का मतलब नॉन रेसिडेंट इंडिया, जो भारत से बाहर के निवासी हैं, आर नॉट एलिजिबल टू ओपन ए न्यू पीपीएफ अकाउंट। वे आपके पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते। बट इफ द रेसिडेंट हैविंग ए पीपीएफ अकाउंट बिकम्स एनआरआई, यानी किसी जो इंडियन नागरिक है उसका पहले से पीपीएफ अकाउंट है और वो फिर बाद में एनआरआई रह गया, देन ही कैन चूज वन ऑफ द फॉलोइंग टू ऑप्शन। तब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है ही कैन कंटिन्यू द अकाउंट टिल मैच्योरिटी ऑन ए नॉन रिपीटेशन बेसिस, यानी वो अपने कंटिन्यू रख सकता है। नो एक्सटेंशन इज अलाउड आफ्टर मैच्योरिटी, यानी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी उसे, 15 साल का ही वो अकाउंट उसको रख सकता है। और ही कैन प्री मेचरली क्लोज द अकाउंट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, यानी यह वो प्री मेचर अकाउंट को बंद कर सकता है। प्लीज चेक प्री मेचर क्लोजर सेक्शन फॉर मोर डिटेल्स, यानी आप इसके प्री मेचर क्लोजर के सेक्शन देख लीजिए, उसमें क्या क्या डिटेल्स आपकी है। नेक्स्ट आता है HUF। HUF से मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये आपका 13 अप्रैल 2005 से लागू हुआ। मेंबर्स कैन नॉट ओपन ए न्यू पीपीएफ अकाउंट, वे आपका न्यू पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते। अकाउंट ओपन बिफोर 13 मई 2005, 13 मई 2005 से अगर पहले अकाउंट आपका ओपन हुआ है वो कंटिन्यू चल सकता है मैच्योरिटी तक। हाउएवर द अकाउंट कैन नॉट एक्सटेंडेड आफ्टर 13 मई 2005, लेकिन उसके बाद बढ़ाया नहीं जा सकता। यानी पीपीएफ अकाउंट की खास बात क्या होती है, आपके 15 साल की लिमिट का अकाउंट होता है, उसे आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में ये नहीं बढ़ाया जाता। अब आता है वेयर कैन यू ओपन पीपीएफ। आप पीपीएफ अकाउंट को कहाँ ओपन कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट कैन बी ओपन एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इट्स एसोसिएट्स, यानी स्टेट बैंक या इसके सहयोगी जो बैंक हो उनमें खोला जा सकता है, हेड ऑफिस में खोला जा सकता है, एनी नेशनलाइज्ड बैंक में खोला जा सकता है। कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में भी ये पीपीएफ अकाउंट अब चलने लगा है, आप वहाँ पर भी खोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिपॉजिट अमाउंट, कितनी अमाउंट आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, यही इसकी खास बात है। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले इसे डिपॉजिट अमाउंट को बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ पी में से पीपीएफ अकाउंट क्यों बेहतर है। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये पर ईयर का बीमा खरीदा और आपने एक पीपीएफ अकाउंट खरीद लिया, तो ये जरूरी नहीं कि आप हर साल 50,000 रुपये दे पाओ। वो बीमा में क्या होगा, आपको चाहे आपकी कंडीशन किसी तरह से ही है, आपके घर में कितनी वेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको 50,000 बीमे के देने ही पड़ेंगे। लेकिन पीपीएफ की क्या खास बात है,
आपका अगर मान लीजिए आपने एक साल 1.5 लाख रुपए कर दिए, अगले साल आपके घर में कुछ दूसरा काम हो गया, कोई शादी ब्याह हो गया, तो आपके पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, तो आप केवल 500 रुपये उसमें जमा कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा जमा करने की। सबसे बड़ी बात तो आपकी ये है, अगर आप बीमा करते हैं किसी भी कंपनी का, तो उसमें आपको जमा करने पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट, उसमें आपको छूट नहीं मिलेगी। लेकिन पीपीएफ में आपको छूट मिलती है। आपको मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर इज 500 रुपये। आप 500 रुपये जमा करके छुट्टी कर दीजिए, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। और मैक्सिमम डिपॉजिट अलाउड फॉर फाइनेंशियल ईयर 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख आप कर सकते हैं। डिपॉजिट अमाउंट शुड बी इन मल्टीपल ऑफ ₹50, यानी डिपॉजिट अमाउंट जो है आपके 50 के मल्टीपल्स में होनी चाहिए, यानी 50, 500, 5,000 इस तरह से आपकी होनी चाहिए। डिपॉजिट कैन बी मेड इन वन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट इन फाइनेंशियल ईयर, यानी आप जो है लमसम भी जमा कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट के रूप में भी जमा कर सकते हैं। 2020 से पहले ये आपके 100 के मल्टीपल्स में होती थी, अब 50 के मल्टीपल्स में कर दी। एक तो आपका ये चेंज आया है, और दूसरा चेंज जो मेजर चेंज आया है 2020 से पहले आप इसमें केवल मैक्सिमम 12 ट्रांजैक्शन कर सकते थे, यानी कि आप अपने अकाउंट में एक फाइनेंशियल में ज़्यादा से ज़्यादा 12 बार पैसे जमा कर सकते थे। लेकिन अब वो चेंज कर दिया गया है। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इन ए मंथ और ए फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर में और मंथ में आप कितनी भी इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, आपको ये चेंज कर दिया गया है। दे कैन बी एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, किसी समय भी आप कर सकते हैं। द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट इज फॉर बोथ इंडिविजुअल सेल्फ अकाउंट एंड अकाउंट ऑफ माइनर ऑफ होम हिज गार्जियन टेकन टुगेदर, यानी दोनों की मैक्सिमम लिमिट जो है आपकी वही होगी। अच्छा, उसके बाद जो है अभी 1.5 लाख ही होगी बेस्ट टाइम ऑफ डिपॉजिट। अब आप बात आते हैं कि आप किस टाइम डिपॉजिट करें जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज लिए। विद पीपीएफ रिमेंबर्स द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। कंसेप्ट फॉर डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यदि आप एक साथ पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में पैसा जमा कीजिए, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा, अगर आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं कि मैं इसमें डिपॉजिट करूंगा, इफ़ यू आर प्लानिंग टू डिपॉजिट ईयरली डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो आप 1 से 5 अप्रैल के बीच में पैसा जमा कीजिए, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। इफ़ यू आर प्लानिंग टू डिपॉजिट मंथली, अगर आप मंथली डिपॉजिट करना चाहते हैं तो 1 से 5 हर मंथ के 1 से 5 डेट के बीच में आप कीजिए। इफ़ यू आर प्लानिंग टू डिपॉजिट क्वार्टरली, देन 1 to 5 ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी। और इफ़ यू आर प्लानिंग टू डिपॉजिट हाफ ईयरली, देन 1 to 5 ऑफ अप्रैल एंड अक्टूबर, तब अप्रैल और अक्टूबर की पहले से 5 तारीख के बीच में आप डिपॉजिट कीजिए। नेक्स्ट आता है इनएक्टिव अकाउंट, यानी आपका इनएक्टिव अकाउंट कब होगा। पीपीएफ अकाउंट विल बिकम्स इनएक्टिव इफ यू आर डू नॉट डिपॉजिट द मिनिमम अकाउंट ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, जो आपकी मिनिमम अमाउंट है यानी कि 500 रुपये, अगर आप उसको जमा नहीं करते तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। यू कैन रीएक्टिव द अकाउंट, और उसके बाद आप उसे रीएक्टिव कर सकते हैं। आपको 50 रुपये की पेनल्टी लगेगी एक फाइनेंशियल ईयर पर, और मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 500 फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर ऑफ डिफॉल्ट, यानी मान लीजिए आपने 3 साल आपने नहीं किया जमा, तो 50, 50, 50, 150 रुपये तो आपका पेनल्टी लगेगी, और इसके साथ साथ 500, 500, 500, 1500 रुपये आपको भी जमा करने पड़ेंगे, जो मिनिमम बैलेंस आपको होता है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी कैलेंडर मंथ, हर कैलेंडर मंथ के बाद में इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करता है। मंथली इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द लोवेस्ट बैलेंस ऑफ द अकाउंट बिटवीन द क्लोज डेट 5th टू एंड ऑफ द मंथ, यानी 5 तारीख से लेके मंथ की लास्ट तारीख तक जो मिनिमम बैलेंस होगा उस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 इंटरेस्ट रेट फॉर दिस स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन ए क्वार्टरली बेसिस, यानी 1 अप्रैल 2016 से इंटरेस्ट रेट जो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिसाइड की जाती है क्वार्टरली बेसिस पे। नोट दैट दिस यूज्ड
टू बी ऑन ए ईयरली बेसिस अर्लियर, पहले आपकी ईयरली बेसिस ही आपकी होती थी। नेक्स्ट आता है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। पीपीएफ अकाउंट्स कंपाउंड्स एनुअली, यानी उसमें जो इंटरेस्ट होता है एनुअली कंपाउंड किया जाता है। इंटरेस्ट अर्न्ड एवरी मंथ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल विल बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कैलकुलेट तो मंथली होगा, लेकिन वो आपका 31 मार्च को आपके अकाउंट में क्रेडिटेड होगा आपका इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है लोन। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, लोन फैसिलिटीज अवेलेबल फ्रॉम 3rd फाइनेंशियल ईयर टू 6th फाइनेंशियल ईयर ऑफ द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट, यानी अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो तीसरे साल से लेके 6 साल के बीच में आप लोन ले सकते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर लोन इफ योर अकाउंट इज एक्टिव, आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। इनएक्टिव अकाउंट्स विल नॉट क्वालिफाई फॉर लैंड, जो इनएक्टिव अकाउंट्स हैं उनमें आपको लोन नहीं मिलेगा। द एलिजिबल लोन अमाउंट इज 20% ऑफ द अकाउंट बैलेंस एट द एंड ऑफ 2nd फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर इन विच द लोन इज अप्लाइड फॉर, यानी जिस साल में आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उससे 2 साल पहले आपके अकाउंट में कितना पैसा था उसका 25% आप लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपने आज अप्लाई किया तो 2020 है, तो 2018 में मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए था, तो उसका 25% आपका क्या बैठ जाएगा, वही आपका 2.5 लाख रुपए आप लोन ले सकते हैं। इस तरह से आप इसमें लोन ले सकते हैं। द लोन अमाउंट शुड बी रीपेड विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच द लोन इज सैंक्शन, यानी आपको जो लोन लेंगे आपको वो 3 साल में कंप्लीट करना पड़ेगा। जितना आप लोन लेंगे आपको 3 साल में देना पड़ेगा। द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट कैन बी मेड इन लम्प सम और मैक्सिमम 36 मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी आप 36 मंथली इंस्टॉलमेंट में अपना लोन वापस कर सकते हैं। वन द प्रिंसिपल अमाउंट इज फुली रिपेड, सबसे पहले तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आपको देनी पड़ेगी जो आपने लिया। देन द लोन इंटरेस्ट नीड टू बी रिपेड विद इन 2 मंथली इंस्टॉलमेंट, तब जो आपका जितना ब्याज बैठा उस ब्याज को आपको 2 मंथली इंस्टॉलमेंट में आपको वापस करना होगा। द इंटरेस्ट विल बी एट द एंड ऑफ रेट ऑफ 1% per annum above the applied PPF interest rate from the first day of the month following the loan sanction, यानी जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है उससे 1% फालतू, मान लीजिए आपको 7.1 मिल रहा है तो आपको 8.1 के बेसिस पे आपको लोन मिल जाएगा। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप वैसे लेंगे, पर्सनल लोन लेंगे या कोई और लोन लेंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इफ़ द लोन प्रिंसिपल इज पार्सली पेड और नॉट पेड विद इन द 3 ईयर्स, यदि आपका 3 साल का जो टाइम आपको दिया गया है उसमें आप लोन नहीं जमा करते, देन द आउटस्टैंडिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट विल बी चार्ज एट 6% पर एनम अबाउट द एप्लीकेबल पीपीएफ इंटरेस्ट रेट, तब आपको 6% ज़्यादा आपको ब्याज देना पड़ेगा। यू आर नॉट अलाउड फॉर अनदर लोन वेयर यू ऑलरेडी हैड ए लोन एट इट फुल्ली रिपेड, आपको दूसरे लोन भी नहीं दे सकते जब तक कि आपका लोन पूरा नहीं होगा। यू आर एलिजिबल फॉर ओनली 1 लोन इन ए फाइनेंशियल ईयर, और एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक ही लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है विड्रॉ, आप कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। पार्सली विड्रॉल इज अलाउड फ्रॉम 7th फाइनेंशियल ईयर ऑफ ओपनिंग। अब जब आप 7वां साल आपको हो जाएगा निकालने के, तो आप थोड़ा बहुत उसमें विड्रॉल कर सकते हैं। ओनली 1 विड्रॉल इज अलाउड पर फाइनेंशियल, और एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक विड्रॉल कर सकते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर विड्रॉल इफ़ योर अकाउंट इज एक्टिव, अगर आपका अकाउंट एक्टिव है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आता है विड्रॉल लिमिट इज 50% ऑफ द अकाउंट बैलेंस, यानी विड्रॉल लिमिट जो होगी आपकी अकाउंट बैलेंस की 50% होगी एट द एंड ऑफ 4th फाइनेंशियल ईयर, यानी 4th फाइनेंशियल ईयर में जितना आपका है उसका आप 50% निकाल सकते हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और विड्रॉल इफ़ यू हैव अवेल्ड एनी लोन, यदि आपने लोन ले रखा है, देन द रिपेड लोन अमाउंट विल बी डिडक्टेड, तब आपकी लोन की अमाउंट उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। अब आती है मैच्योरिटी पीरियड, यानी कितने साल में ये मैच्योर हो जाता है आपका अकाउंट। ये आपका 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड इसका होता है। यू कैन विड्रॉ द एंटायर बैलेंस एनी टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 फाइनेंशियल ईयर, जब 15 साल पूरे हो जाएंगे तो आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच द अकाउंट वॉज ओपन।
पीपीएफ, अच्छा उसके बाद मान लीजिए आप 15 साल पूरे हो गए तो आप नहीं निकालना चाहते तो आप क्या करेंगे, पीपीएफ अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड इवन आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड के बाद आप उसमें उसे बढ़ा सकते हैं, 5 साल के बाद बढ़ा सकते हैं। द एक्सटेंडन कैन बी विद द डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट। और सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे खास बात क्या होती है, आप 15 साल बाद अपना 5 साल के लिए आपने पीपीएफ अकाउंट बढ़ा दिया तो इसमें आपको दोनों कंडीशन मिलेंगी। आप इसमें पैसा जमा भी कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है आप इसमें पैसा जमा ही ना करें, केवल इंटरेस्ट लेते रहें 5 साल तक। इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड देन यू कैन डू सो बिफोर 1 ईयर फ्रॉम द मैच्योरिटी डेट। यानी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो मैच्योरिटी डेट से आपको 1 साल पहले आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट। यानी अगर आप बिना डिपॉजिट करे एक्सटेंशन करना चाहते हैं, द अकाउंट होल्डर कैन कंटिन्यू टू विड्रॉ एवरी फाइनेंशियल ईयर। यानी मान लीजिए आपने बढ़ा दिया 5 साल के लिए तो हम विड्रॉ कर सकते हैं हर साल में इसमें से पैसा। 1 विड्रॉल इज अलाउड पर फाइनेंशियल। 1 साल में आप एक विड्रॉल इसमें से कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑन द विड्रॉल अमाउंट। यानी विड्रॉल अमाउंट की आपकी कोई लिमिट नहीं है। मान लीजिए 15 साल हो गया, आपने 5 साल के बढ़ा दिया, आपको 16वें साल में 2 लाख की जरूरत पड़ी, आपने निकाल लिए। अगले साल आपको 3 लाख की जरूरत पड़ी, आपने निकाल लिए। इस तरह से आप अपने निकाल सकते हैं पैसे। द अमाउंट रिमेनिंग इन द अकाउंट विल कंटिन्यू टू अर्न इंटरेस्ट। और जितना पैसा उसमें बचेगा उस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा उसी रेट से जिस रेट से वो चल रहा है उस टाइम। वंस यू चूज टू एक्सटेंड विदाउट डिपॉजिट यू कैन नॉट चेंज द अकाउंट टू विद डिपॉजिट। यदि आप चूज करते हैं कि मुझे डिपॉजिट के बिना रखना है अपना अकाउंट 5 साल, तो फिर बीच में आप चेंज नहीं करेंगे कि आप उसमें पैसा जमा कर दें। आपको पहले ही चूज करना पड़ेगा कि मुझे जमा करना है नहीं करना। नेक्स्ट आती है प्रीमेचर क्लोज। अगर आप प्रीमेचर इसे बंद करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यू कैन क्लोज पीपीएफ अकाउंट बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से आप पहले भी आप इसे बंद कर सकते हैं, बट दिस विल बी अलाउड इन द फॉलोइंग जेन्युइन सिचुएशन। जेन्युइन सिचुएशन होनी चाहिए, उसमें ही आप इसे बंद कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या होगी, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज टू यू। आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे कि मरने का खतरा हो, योर स्पाउस, डिपेंडेंट, चिल्ड्रन और पेरेंट्स, यानी इस तरह की कोई बीमारी हो, गंभीर बीमारी हो। यू शुड प्रोड्यूस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल रिपोर्ट्स फ्रॉम द ट्रीटिंग मेडिकल अथॉरिटी। आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। योर्स और योर डिपेंडेंट्स चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, यानी आप या आपके डिपेंडेंट जो चिल्ड्रन है उनकी हायर एजुकेशन में जरूरत हो तब भी आप निकल सकते हैं। यू शुड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एंड फी बिल्स ऑफ एडमिशन इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया और एब्रॉड। नंबर 3, इफ़ योर रेजिडेंसी स्टेटस चेंज। यदि आपकी रेजिडेंसी स्टेशन चेंज हो जाता है, यानी आप कहीं और रहने लगते हैं, दैट इज इफ़ यू बिकम द परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री के आप सिटीजन बन जाते हैं, यू शुड प्रोड्यूस ए कॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड वीज़ा और इनकम टैक्स रिटर्न, तो भी आपका बंद हो जाएगा। दिस प्रीमेचर क्लोजर इज अलाउड ओनली फॉर द अकाउंट दैट हैज़ कंप्लीटेड 5 फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ, लेकिन उसके लिए 5 साल कम से कम पूरे होने चाहिए। इट मीन्स दैट प्रीमेचर क्लोजर अलाउड फ्रॉम द 7th फाइनेंशियल अकाउंट ओपनिंग, यानी अकाउंट ओपनिंग के 7th ईयर में आपके इसमें आपको अलाउ होगा। दिस इज ए पेनल्टी फॉर प्रीमेचर क्लोजर। यदि आप पीपीएफ अकाउंट को प्रीमेचर बंद करना चाहते हैं तो पेनल्टी मिलेगी। इफ़ यू क्लोज द अकाउंट प्रीमेचर देन द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एट 1% लेसर देन द इंटरेस्ट रेट, यानी जितना इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा है उससे 1% कम कैलकुलेट करके आपको पैसा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इंटरेस्ट रेट फॉर ए क्वार्टरली इज 8.5 देन यू विल अर्न इंटरेस्ट फॉर 7.5 ओनली फॉर दैट क्वार्टर। उस क्वार्टर में आपको 7.5, पीछे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका मिलता रहा है, लेकिन उस क्वार्टर में बस ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उस क्वार्टर में आपका 1% कम हो जाएगा। नॉमिनेशन, अब आती है बात नॉमिनेशन, किसका नॉमिनेशन आप कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल अंडर पीपीएफ स्कीम। पीपीएफ स्कीम में आपकी नॉमिनेशन फैसिलिटी है। द अकाउंट होल्डर कैन नॉमिनेट 1 और मोर पर्सन, यानी एक या एक से ज़्यादा को आप नॉमिनेट कर सकते हैं टू रिसीव द अमाउंट स्टैंडिंग हिज क्रेडिट इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ। यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आप 1 या 2 को नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनेशन कैन बी मेड ऑन द अकाउंट ओपन और बिहाफ ऑफ माइनर, यानी माइनर की बिहाफ पे अगर अकाउंट खोले तब भी आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। द अकाउंट होल्डर कैन नॉट नॉमिनेट ए ट्रस्ट एज हिज नॉमिनी, यानी अकाउंट होल्डर जो है किसी ट्रस्ट को नॉमिनी नहीं बना सकता। ए नॉमिनेशन मेड बाय द अकाउंट होल्डर कैन बी कैंसल्ड और चेंज बाय ए फ्रेश नॉमिनेशन। आपने जो नॉमिनेशन किया आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इफ़ द नॉमिनी इज माइनर, यदि आपका नॉमिनी माइनर है
देन द अकाउंट होल्डर कैन अपॉइंट एनी पर्सन, आप किसी दूसरे पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं टू रिसीव द अमाउंट इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ द, मान लीजिए जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है और उस टाइम वो भी माइनर है, उसका बच्चा भी, जिसका उन्होंने नॉमिनेशन किया है, तो वो दूसरा आदमी पैसा ले सकता है जिसको वो नॉमिनेट करेगा। इफ द नॉमिनेशन इज नॉट इन फोर्स एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर देन द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट कैन बी पेड टू द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड, यानी जो लीगल बैठेंगे, जिनके वारिस होंगे, उनको पैसा दे दिया जाएगा। अकाउंट ट्रांसफ़र, अकाउंट आपका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट कैन बी ट्रांसफ़र एक बैंक से, वन बैंक टू अनदर बैंक, वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस, वन बैंक टू अनदर पोस्ट ऑफिस और वाइस वर्सा। इस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब एक बैंक से दूसरे बैंक में तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, ये मैंने आपको पीपीएफ अकाउंट की फुल डिटेल बताई। आपको पता चल गया होगा कि पीपीएफ अकाउंट कितना बेनिफिशियल है बाकी सभी स्कीम की तुलना में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में आपको पैसे देने का जुगाड़ नहीं होता तो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा सेविंग कर लीजिए, इसमें आपको ये छूट मिलती है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आप 15 साल के बाद 5-5 करके कई बार इसको बढ़ा सकते हैं। और कितना ही पैसा, मान लीजिए इस मंथ आपके पास 1000 रुपये है, 1000 जमा कर दीजिए, अगले मंथ आपके 10,000 है, 10,000 जमा कर दीजिए। तो पीपीएफ अकाउंट बाकी सभी सेविंग स्कीम से सबसे बेटर ऑप्शन है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।